नमस्ते, आप देख रहे हैं नौ समाचार। मैं हूं आपके साथ विवेक। और ये जो जगह है ये बहुत ही ख़ास जगह आजकल बन चुकी है। 2 महीनों से जो है किसान आंदोलन इस वक्त चल रहा है। पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये सब कुछ देखा जा रहा है। लेकिन फाइनली आज हमने इस किसान रैली में विज़िट किया और जाना लोगों से कि आखिरकार क्या कुछ किस तरह के मसले, बहुत सारी बातें हुई। लेकिन इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए 3 ख़ास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं मेरे साथ में। तीनों लोगों का जो शुभ नाम है, इंट्रोडक्शन है, मैं उन्हीं की ज़ुबान से लेना चाहूँगा। सर, सबसे पहले अपना शुभ नाम बताएं। मैं डीपी दैया हूँ। सर, आपका? मैं कैप्टन जून। मैं राजकुमार अरोड़ा, गाइड, कवि, लेखक और पत्रकार हूँ, स्वतंत्र। जी। तो 3 लोग हैं यहाँ पे और तीनों लोगों के बारे में अगर मैं ज़्यादा बात करूँ तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि पिछले 2 महीनों से किसान आंदोलन जो चल रहा है उनमें इनकी भी अहम भूमिका रही है। क्या और किस तरीके से, कैसे, आइए बात करते हैं। हमारे डीएफओ रिटायर हैं, हमारी टीम के मेंबर। ठीक है, सतवीर सिंह। और एक और शख्सियत इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं चौथे नंबर पे। सर, आपका शुभ नाम? सतवीर सिंह दैया। सतवीर सिंह दहिया। तो 4 शख्सियत इस वक्त मेरे साथ में हैं। सर, जानना चाहेंगे एज अ डॉक्टर आप यहाँ पे निस्वार्थ भाव से और 2 महीने से लगातार आप यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं अपने बेटे के साथ में, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप मुझे बताएं और अपने अनुभव को शेयर करें जनता से। देखिए, आज 59वां दिन इस आंदोलन के चलते हुए हो गया है जी। और दिल्ली के चारों तरफ सभी सीमाओं पे, चाहे वो आपके उत्तर प्रदेश की सीमा है, चाहे वो आपका सिंगू बॉर्डर का जीटी रोड है, चाहे आपका टिकरी बॉर्डर जहाँ पे आज खड़े हुए हैं आप, चाहे आपका डासा बॉर्डर है, चारों तरफ से दिल्ली को घेरे हुए किसान यहाँ पे डेरा डाले हुए हैं। जहाँ तक मेडिकल की बात है, डॉक्टर की बात आप पूछ रहे हैं, मैं बता दूं अपने बारे में कि मैं दिल्ली से लेक्चरर रिटायर हूँ। लेकिन जब ये आंदोलन शुरू हुआ उस टाइम ऐसा नहीं दिखाई दे रहा था कि इस तरह से किसान और ये आपकी चुनी हुई सरकार आमने सामने प्रेस्टीज बना के खड़े हो जाएंगे। तो हमने ये महसूस किया कि जब ये पंजाब से पूरे हरियाणा के अलग अलग दूर दराज के एरिया से लोग यहाँ पे आकर रुके हुए हैं और इस टाइम आप देख रहे हैं कि सर्दी भी बिल्कुल अपने पीक पे है, हड्डी कप कपाने वाली सर्दी है, लोगों को घर में भी जीना मुश्किल है। इसमें खुले आसमान के नीचे ये लोग अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आती है वो लोगों के जीवन की आ जाती है। तो इसके लिए मेडिकल असिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। तो मेरा बेटा डॉक्टर होने के कारण ये डॉक्टर स्वाभिमान सिंह, जो अभी आपने शायद उनका इंटरव्यू किया होगा, इनसे उनकी इंट्रोडक्शन है। इनका एक ग्रुप है, उस ग्रुप में इन्होंने अपनी अपील डाली कि भाई दूर दराज से आए हुए जो किसान हैं वो तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं और सर्दी बहुत ज़्यादा है और बीमारियां का जो वायरस है इस मौसम में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी होता है कि आप वॉलंटियर, आप जो सेवा देना चाहें डॉक्टर, वो यहाँ पर अपनी सेवा दे सकते हैं। इसमें लगभग 20, 25, 30 डॉक्टर जो कुछ सरकारी हॉस्पिटल्स में हैं, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हैं, जिन्होंने अपनी MBBS की डिग्री पूरी की है, वो डॉक्टर अपनी यहाँ पर सेवा दे रहे हैं लगभग पिछले 2 महीने से। तो इसमें क्योंकि डॉक्टर मान सिंह सबसे पहले आके मेरे को मिले तो इन्होंने बताया कि हमें यही ज़रूरत है। मैंने इनका जो साथ जो दिया है, क्योंकि आंदोलन को हम किस रूप में सपोर्ट करें कि बातों से बात नहीं बनती है, तो यहाँ लाजिनी का काम हमने किया है कि डॉक्टर साहब को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बाहर से हैं डॉक्टर साहब, कि यहाँ पे इनका सैनिटेशन की बात है। ये जो बस अड्डा जहाँ इस छत पे आप खड़े हुए हैं, ये बस अड्डे की बिल्डिंग है। पहले आपके पीछे की तरफ आप देखेंगे, यहाँ पे इन्होंने मेडिकल कैंप एस्टेब्लिश करने का प्रोग्राम था। फिर हमने इनको सलाह दी कि ये शायद इतना जो है फिजिबल नहीं होगा, क्योंकि मौसम भी ख़राब है, बारिश की भी संभावना बनी रहती है। तो ये बिल्डिंग हमें खाली दिखाई दी। तो लोकल प्रशासन से हमने बड़ी बात करके उनकी सहमति लेके और ये फाइनल किया कि इसकी सफाई करवा के और यहाँ पे मेडिकल कैंप एस्टेब्लिश किया जाए। और इसके नीचे बड़े फ्लोर पे 100 बेड का एक हॉस्पिटल एस्टेब्लिश किया हुआ है। इसके टॉयलेट्स वगैरह बहुत ही जर्जर हालात में थे, वो सारे आज फंक्शनल हैं। आप पीछे तरफ देखोगे तो पोर्टेबल ये टॉयलेट्स वगैरह भी बने हुए हैं, नहाने के लिए गीजर वगैरह भी लगाए हुए हैं और यह लगभग सारी फैसिलिटी जो कुछ मतलब संभव हो सकती हैं वो इन डॉक्टरों की टीम ने यहाँ पे जो है वो उपलब्ध करा रखी है। जी। तो आपकी ये जो सेवा है ये लगातार ऐसे चलती रहेगी, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। और बहुत अच्छा लगा आपके अनुभव को सुन के, आपने हमें अपना अनुभव शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो एक दूसरे सर भी आइए, इनसे भी जान लेते हैं इनके अनुभव के बारे में कि अब तक क्या कुछ कैसा रहा। सर, बताएँ कैसा रहा आपका अनुभव यहाँ पे? पिछले 2 महीने से आप भी यहाँ पे सेवा में लगे हुए हैं। जी, ऐसा है कि मैं कैप्टन जून हूँ, ये बादरगढ़ से ही है। ये हमारे जो हैं करीब 50 आदमियों की जो एक संगठन है। दैया, जो डीपी दैया जी हैं, ये हमारे जो है संचालक हैं। इसके साथ में ये हमारी टीम जो है काम कर रही है और जैसे भी इन लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग जो हैं सभी साथ मिल कर के उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं।
चलिए, इतनी अच्छी उम्मीद के साथ में आप लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उम्मीद है कि आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। सर, कुछ अपनी और भी बातें अगर आप शेयर करना चाहें तो। मैं राजकुमार अरोड़ा गाइड बहादुरगढ़ हरियाणा से हूं और मैं पंजाब नेशनल बैंक से रिटायर हुआ और कविताएं और लेखन का कार्य भी करता हूं। और मैं एक चीज़ कहता हूं कि जो किसान है वो अन्नदाता है, परंतु किसान को अन्नदाता का जो फल नहीं मिला, जब तक उसकी लागत नहीं मिलेगी, उसको फल नहीं मिलेगा तो कब तक हो जाएगा। चुनावों में उसको इस्तेमाल किया जाता है और हमने जो ये कार्यक्रम करके दिखाया किसानों ने, कि सरकार को भी ये उम्मीद नहीं थी कि किसानों का आंदोलन इतना लंबा हो जाएगा। सरकार को ये उस समय समझ जाना चाहिए था जब पंजाब में रेलवे ट्रैक को 3 महीने तक बंद किया गया, तब इनको समझ जाना था किसान जो हैं उग्र हो सकता है। किसान एक बड़ा विश्वास है और किसानों में बहुत भावना होती है, देशभक्ति की भावना भी होती है और कर्म करने की भावना भी होती है। परंतु उन्होंने फिर अगस्त में कह दिया था कि हम 26 नवंबर को दिल्ली में आएंगे, पर तब तक सरकार नहीं चेती। आज 26 नवंबर से आज 26 जनवरी आने को है और 2 महीने हो गए, परंतु कुछ हो नहीं पाया। तो ये भूल गए कि बांधे जाते इंसान कभी तूफान न बांधे जाते हैं, काया जरूर बांधी जाती बांधे ना इरादे जाते हैं। किसानों ने इरादा बांधा है, इरादा किया है तो ज़रूर सफल होंगे, वो ऐसे नहीं जाएंगे। उनका एक संदेश है कि हम उफनती नदी हैं, हमको अपना कमाल मालूम है, हम जिधर भी चल देंगे रास्ता अपने आप बन जाएगा, रास्ता अपने आप बन जाएगा। धन्यवाद जी, धन्यवाद। एक कवि होने के नाते एक कवि के माध्यम से उन्होंने अपनी बातें कही। एक और सर मेरे साथ हैं जिनसे हम आखिरी मुलाकात कर रहे हैं। सर, अपने बारे में कुछ अनुभव शेयर करना चाहें? हाँ जी, मैं सतवीर सिंह दैया हूँ। मैं एक रिटायर्ड वन अधिकारी हूँ और सरकार को चाहिए कि किसानों को सम्मानित नागरिक की तरह से व्यवहार करें इनके साथ और इनसे शत्रुता का भाव ना रखे। इन पर तरह तरह के इल्ज़ाम न लगाए कि ये आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये पाकिस्तानी हैं। किसानों की ये तकलीफ़ बिल्कुल जायज़ है और 3 कानून जो बनाए गए हैं वो केवल किसानों के लिए ही नहीं, भारत की जो जनता है, भारत का जो गरीब आदमी है जी, उसके भी खिलाफ हैं ये जी। तो सरकार को ये चाहिए कि जब सभी आदमी इन कानूनों से नाराज़ हैं, भारत के मज़दूर नाराज़ हैं, किसान नाराज़ हैं, तो सरकार को कानून वापस लेने में कोई वो नहीं करनी चाहिए देर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, अपने अनुभव साझा करने के लिए। और एक और आखिरी मुलाकात थी हमारी ये, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाना चाहता हूँ जिस तस्वीर को देखने के बाद आप भी सोचेंगे कि शायद ऐसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। जी हाँ, कोई खाली जगह वो एक छावनी में तब्दील हो जाए तो आपको कैसा लगेगा। आइए उन तस्वीरों से आपको रूबरू कराते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये इस तरह के जो कैंप हैं आपने बॉर्डर पे देखे होंगे जहाँ पे देश के वीर जवान सेवा करते हैं, उस तरह की चीज़ें जो है आपने वहाँ देखी होंगी। लेकिन एक खाली जगह पे छावनी में तब्दील जगह आपने ऐसी कभी नहीं देखी होगी। और ये जो कुछ भी आपको रंगारंग तरीके से शाम के वक्त में नज़र आ रहा है, ये किसानों का मेला है, किसानों की एक बात है, देश की जान है ये। और आप देख रहे हैं कितनी भीड़ भाड़ यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये किसानों की बात है और 2 महीने पूरे हो चुके हैं यहाँ पे और फ़िलहाल कल 60वां दिन हो जाएगा, तो वैसे ही हम 2 महीने में एंट्री ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे अनुभव हमने जाने लोगों के। और जी जी, तो कुछ और भी बातें हैं जो डॉक्टर सर हमसे शेयर करना चाहते हैं। क्या है वो बातें, आइए जान लेते हैं। मैं पहले अपने संगठन का भी और परिचय देना चाहूँगा। हम तीनों लोग जो या जोन साहब हैं, कैप्टन जोन हैं, अरोड़ा जी हैं, कवि हैं। अच्छा, हमारे एक 60+ यंग एसोसिएशन बनाई है। जो लोग 60 की उम्र पार करके और जिनकी एक्टिविटी 16 साल जैसी है, हम ऐसे 50-60 लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। एक हमारा DDF डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो लंबे समय से समाज की जो एक्टिविटीज़ में लगे रहते हैं, ये ट्री प्लांटेशन है, गरीब बच्चों की हेल्प करनी है, ब्लड डोनेशन कैंप है, इस तरह की, वो हमारा फ्रंट भी इसमें लगा हुआ है। मैं विशेषकर एक बात पे आज आपके माध्यम से इस मतलब बहरी और गूंगी सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि जिस तरह से सरकार, जैसे मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया कि तरह तरह के आरोप लगा के इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसमें कामयाब ना होने के कारण सबसे आखिरी जो उनका जो तर्कस है उसने चला दिया है कि भाई 26 जनवरी को अगर किसान यहाँ पे अपना ट्रैक्टर लेके और परेड निकालना चाहेंगे, इसमें किसी प्रकार की कोई हिंसा की अगर बात आती है, इसमें किसान जिम्मेदार होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आज ये किसान जो चारों तरफ की जिम्मेदारी अपने सिर पे लेके आज यहाँ पे सड़कों पे बैठा हुआ है, यहाँ ये अपना खेती बाड़ी का काम छोड़ के, अपने घर को छोड़ के, इनके बीवी बच्चे
सबको लेके यहाँ पे रोड पे बैठे हुए हैं। ये सिक्योरिटी का काम भी कर रहे हैं, पुलिस का काम कर रहे हैं, इंटेलिजेंस का काम भी यही कर रहे हैं, विजिलेंस का काम भी यही कर रहे हैं, डॉक्टर का काम भी यही कर रहे हैं, खाना भी ये खुद बना रहे हैं और सभी सारे सफाई का काम भी खुद कर रहे हैं। यानी सारे वर्सटाइल पर्सनैलिटी का काम ये आज किसान कर रहा है। क्योंकि आपने अखबारों के माध्यम से देखा होगा कि 2-3 दिन पहले जो ये आपका सिंघू बॉर्डर है, वहाँ पे एक नौजवान मिला है जो उसने किसी अधिकारी का नाम भी लिया है पुलिस वाले का, कि उस पुलिस वाले ने उसको स्पेशल यहाँ पे भेजा है कि किसी प्रकार की कोई हिंसा फैलाए। जो मंच पे बैठे हुए जो हमारे जो डेलीगेशन है किसानों का 40 लोगों का जो सरकार से बात करता है, उससे 26 जनवरी को अगर परेड शुरू होती है तो 2-3-4 को गोली मार दी जाए और ये सारा दोष ये बेचारे जो निर्दोष किसान बैठे हुए हैं इनके ऊपर मंड दिया जाए और किसी न किसी तरह से इस आंदोलन को कुचल दिया जाए। तो मैं उस 26 तारीख से पहले आपके इस चैनल के माध्यम से ये आगाह करना चाहता हूँ सरकार को और सभी एजेंसीज को कि इस तरह की भूल आप ना करना। क्योंकि ये सारे के सारे जो लोग हैं जिन्हें गोली भी चलानी है, जिन्हें प्रोटेक्शन भी करना है, वो सारे के सारे इन्हीं के बेटे हैं, इन्हीं के जानकार हैं। वो बंदूक की तरफ मेरे ख्याल में गोली नहीं चलाएंगे। तो ये भूल ना करें और बिल्कुल आराम से शांत दिमाग से जिस तरह से आपको राजा बनाया है यहाँ से वोट दे के इन लोगों ने, उसका सम्मान रखते हुए इस बेचारे किसान को जो आपका पेट भरता है इसको सम्मानित तरीके से यहाँ से इनको विदा करें। धन्यवाद। आपको लगता है ये सरकार की ये रणनीति है इस प्रकार की कि ये आंदोलन को तोड़ने का एक तरीका हो सकता है? 100% ऐसा है। आरंभ में ऐसा लगता था, पहली दूसरी मीटिंग हुई कि सरकार कोई समझौते के ऊपर कोई बात करना चाहती है, कि सरकार कोई रास्ता निकालना चाहती है, लेकिन शुरू से आखिर तक मेरे ख्याल में कल 12वीं मीटिंग थी, 12वीं मीटिंग से आखिर तक कल भी ये पूछ रहे हैं कि आपकी डिमांड क्या है, कितने अनभिज्ञ है आपका कृषि मंत्री। वो तो केवल आपका प्रधानमंत्री महोदय उनके 2 लाइन लिख के दे देता है कि आपने ये 2 लाइन पढ़नी है। सोचने की बात है, 20 गोल का क्या काम है वहाँ पे। तो केवल ये मूक दर्शक लोग हैं, इनका टाइम वेस्ट करते हैं केवल मीडिया को और देश की जनता को ये बताने के लिए कि सरकार इनका समाधान करना चाहती है, लेकिन असल में वो समाधान करना नहीं चाहती है। क्योंकि बहुत साफ सी बात है, कोई अनभिज्ञ लोग नहीं है, अनपढ़ नहीं है, सभी बातों का सभी को पता है। चलो बेचारे किसान तो अनपढ़ हो सकते हैं, लेकिन इनके जो बेटे हैं, जो नई जो पीढ़ी के लोग हैं, वो सब कुछ जानते हैं। और डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, फौज में अफसर भी हैं वे लोग, IT के भी मास्टर्स हैं वे लोग, सब बातों को पता है उन लोगों को। और उन्होंने पता लगा लिया है कि 100% कि ये सरकार, क्योंकि सरकार की मजबूरी है, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार इस कानून को उल्टा ले भी नहीं सकती। कानून ये है कि अब ये सरकार के हाथ में भी नहीं है, क्योंकि सरकार ने जिस तरह से ये आपके जो पूंजीपति हैं, अडानी, अंबानी, बिरला, टाटा जैसे जो लोग हैं, उनसे पैसे लेके और ये समझौता उनकी कंडीशंस पे ये कानून लगाए हुए हैं और उन्होंने वो इक्विटी इंटरनेशनल लेवल पे बाहर भी अपने शेयर बेच दिए हैं। तो उससे उल्टा आना मेरे ख्याल में इस सरकार के बस की बात नहीं है। सरकार उन लोगों के हाथ में आज एक कठपुतली बनी हुई है, तो कैसे समझौता कर सकती है। सरकार उन लोगों के रिमोट से चली हुई है और मोदी के रिमोट से आपका कृषि मंत्री चला हुआ है, वो कैसे फैसला कर सकता है। और आखिर उसने जवाब दे भी दिया कि भाई हमारा प्रस्ताव ये है, हम इससे आगे नहीं जा सकते। अगर हमारे प्रस्ताव में एग्री हो किसान तो बात करने के लिए आ जाना, लेकिन किसान नेताओं ने भी कह दिया है हमारी केवल एक ही कंडीशन है, केवल एक, कि तीनों काले कानून वापस लिए जाएं और MSP पे कानून बना दिया जाए। इसके बाद हम तुम्हारी जय बोल लेंगे और अपने घर चले जाएंगे। अगर ये आप मसौदा आप हमें मंजूर हो तो आप हमें बुला लेना, वरना हमारा टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये किसानों ने फाइनल कर दिया है कि चाहे हालात कुछ भी हों, सरकार को जो भी बस को अपने घोड़े दौड़ा ले, लेकिन 26 तारीख को शांतिप्रिय तरीके से इन ट्रैक्टरों पर जो इस देश के लोगों के लिए अनाज पैदा करता है, वो ट्रैक्टर इस दिल्ली के सड़कों पे तिरंगा झंडा लगा के और चारों तरफ शांतिप्रिय तरीके से भारत माता की जय बोलते हुए सरकार के कुछ चुनिंदे लोगों का कहना है कि यह सिर्फ एक ड्रामा है, यह एक मनोरंजन का उन्होंने जरिया बना लिया है और ये कहीं ना कहीं खालिस्तानी है और ये अब चाहते हैं कि जो जगह पर बैठ गए हैं इनका कब्जा करना है, यहाँ पर अपने अस्थायी जगह पर अब स्थायी मकान बनाने वाले हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये इस तरह बढ़िया मौका है कि ये अस्थायी जगह पर अपना एक स्थायी अपनी जगह बनाना चाहते हैं। हम न्योता देते हैं लोगों को भी, इनवाइट करते हैं जो लोग, वो चाहे पॉलिटिशियंस हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं कि यहाँ पे अपनी तफरी मना रहे हैं, रिक्रिएशन के साधन हो गए हैं, वो भी आए, साझा करें हमारे साथ सारे एक्सपीरियंस, यहाँ पे इंजॉय करें। हम किसी को मना नहीं करते, हमारे यहाँ पे 24 घंटे हमारे दरवाजे खुले हैं।
आइए मिलिए हमारे साथ। ये सरकार का देखिए, पहले इन्होंने कहा कि खालिस्तानी हैं, उग्रवादी हैं, अलगाववादी हैं, लेकिन उस साल में कामयाब नहीं हुए, क्योंकि सबसे बड़ा हथियार इनका अहिंसा का है। सबकी जिम्मेवारी है कि अहिंसा रहे, कि हिंसा बिल्कुल ना फैले, सरकार को कोई बहाना ना मिले कि हिंसा फैला रहे हैं, उसकी आड़ में वो अपना मतलब जो चाहते हैं वे कि इस आंदोलन को किसी तरह से तोड़ दिया जाए, कुचल दिया जाए, उसमें कामयाब हो जाए। तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि इस आंदोलन को शांतिप्रिय तरीके से हम चलाएं। आप देखिए, अगर ये लोग कहते हैं कि हम रिक्रेशन कर रहे हैं, यहाँ पे अपना आराम से बैठे हुए हैं, सब कुछ होता है, अरे ये तो एहसान मानना चाहिए लोगों को। केवल किसान और आप कब तक शांति प्रिय से चलते रहेंगे? 12वीं मीटिंग समाप्त होने से पहले उन्होंने मंत्री ने कह दिया कि इस मीटिंग को निरस्त किया जाता है, तो इस शब्दों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे समय का कोई अंत नहीं है। हमारा अनिश्चित काल के लिए हमारा ये धरना चला हुआ है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये जो कुछ बॉर्डर पे जो हम लाखों की संख्या में बैठे हुए हैं, जिसमें बेचारे किसान जो वृद्ध अवस्था में हैं, कुछ बीमारी भी इस सर्दी के मौसम में आप समझते हैं कि बड़ी उम्र में इम्यूनिटी कम हो जाती है, वो मर रहे हैं। 80 के आसपास किसान यहाँ पे इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं। तो इसमें ये लोग जो शहीद हुए हैं, इनकी शहादत की कसम खा के इन लोगों ने प्रण ले लिया है कि तो कितना भी लंबा समय क्यों ना लग जाए, परमानेंट से 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, कितना भी समय लग जाए, ये लोग यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। अब सरकार को देखना है, अब गेंद सरकार के पाड़े में है, उस बॉल को बाहर मार दे या उस बॉल को गोल में डाल ले, ये सरकार का काम है। किसानों ने अपना काम कर दिया है, उन्हें अपने इरादे साफ कर रखे हैं, बिल्कुल इफ एंड बट्स नहीं है। केवल 2 ही बात है, लंबी कहानी नहीं अब, कि 3 कानून वापिस हो, MSP पे कानून बन जाए, झूठे मुकदमे ना बनाए जाएँ, मुकदमे वापस ले लिए जाएँ, और ये सरकार इनको अपने किसान जो अन्नदाता कहते हैं, कृषि प्रधान देश कहते हैं, इस बात को थोड़ा दिमाग में भी रखे और इन लोगों को हाथ जोड़ के इन बेचारे किसानों को इनको अलविदा करें यहाँ से। मेरा आपसे एक आखिरी प्रश्न है कि सरकार इस चीज़ पर क्यों नहीं विचार कर रही है? आप बार बार कह रहे हैं, सरकार ने कहा कि हम 1.5 साल के लिए आपको मोहलत देते हैं, आप चले जाइए, उसके बाद हम इस पर विचार विमर्श करेंगे। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मोदी जी वो कहते हैं कि आपकी जो टूटी फूटी जो झोपड़ी है, इसको हटा दो, इसको हटा के हम आसमान के चांद तारे दिखाना चाहते हैं आपको। किसान बेचारा यूँ कहता है कि मोदी जी, प्रधानमंत्री महोदय, हमें चांद तारे नहीं देखने, एक बार तो चांद तारे दिखा दोगे आप हमें, लेकिन गर्मी से, सर्दी से, बारिश से ये हमारी टूटी झोपड़ी हमें बचाती है, हमारी झोपड़ी आप छेड़खानी ना करें। क्या मजबूरी है? आप बिल्कुल ठीक ठाक है, मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है। डॉक्टर आके मुझे इंजेक्शन लगाना चाहता है कि जब आप बीमार हैं, भाई मुझे पता लगे, शरीर तो मेरा है कि मुझे बीमारी क्या है, पर ये इंजेक्शन आपको लगवाना ही पड़ेगा, बाद में आपको इसका इफेक्ट का पता लगेगा। अब ये बताइए कि जो लोग जो इससे जुड़े हुए हैं, कृषि के कार्य जुड़े हुए हैं, जो लोग, उनको मालूम है कि किस तरह की समस्या आती है और इसका भविष्य क्या है। अब वो तो सारे थ्योरेटिकल लेवल लोगों को मालूम ही नहीं है। जब हम मना करें एक चीज़ को, भाई हमें ये चीज़ नहीं चाहिए है, हमारा काम चलाओ, हमें माफ़ कर दो आप, हम जैसे भी ये खुद से, हमें आपका औलाद नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए वेलफेयर आपका। अल्लाह को जला लो, अपनी मोबाइल की लाइट जला दो। हाँ, आपने सवाल किया कि सरकार ने इनकी 20 तारीख की जो मीटिंग थी, 12वां जो चक्कर था इनकी मीटिंग का, टेबल कॉन्फ्रेंस, उसमें बीच में आपके कृषि मंत्री महोदय ने लंच ब्रेक में आपके गृह मंत्री महोदय से बात पूछी कि बात जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पे हैं। किसान हमारी बात को नहीं मान पा रहा है, हम किसान को गुमराह नहीं कर पा रहे हैं। उसने कहा कि आखिरी सरकार के पास जो एक उनके जो तर्कस में तीर हो चला दो, वो क्या था, इनको 1 साल और 1.5 साल तक इन कानूनों को लागू करने में हम मान जाएंगे, कानून को सस्पेंड कर देते हैं, इसके बाद आगे सोचा जाएगा। इसके पीछे भी एक साजिश है, राजनीति है। अगर वो सस्पेंड कर रहे हैं तो ख़त्म क्यों नहीं करते? हम कहते हैं हमारे लिए आप MSP कानून बनाओ, उसके लिए तो आश्वासन दे रहे, लिख कर दे रहे, क्यों लिख कर दे रहे, कानून क्यों नहीं बनाते? और जो जल्दी में कानून बनाने की प्रक्रिया है उसको भी बाईपास करके
इमरजेंसी में ये जो अधिसूचनाएं आती हैं। आपको जानकारी होगी कि एक तरफ भाजपा की पूरी टीम, एक छोटे कार्यकर्ता से लेकर एक सेंट्रलाइज तक, सांसद तक, वो लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि एमएसपी, ये पिछले मैं 1 महीने से बता रहा हूँ कि वो हर शहर में, जैसे हर राज्य के अंदर, मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, आपके दक्षिण के आपके जितने हुए, महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ, कि हम एमएसपी बहुत अच्छा है। तो ये क्या किसानों को तोड़ने की साजिश है? एक तरफ उनके साथ में ऐसे कई किसान बैठे हुए हैं जो वो सपोर्ट करते हैं, तो क्या वह किसान नहीं है कि वो कह रहे हैं कि ये सब हम सरकार के साथ में हैं? तो ये 2 किसान किस प्रकार से हो गए हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपका सवाल बहुत अच्छा है। मैं देखो आपको पहले इस बात को क्लियर कर दूं जी, कि बार बार ये कहते हैं कि आपके हरियाणा पंजाब के किसानों को छोड़ के आपके भारतवर्ष के दूसरे प्रदेश के जो किसान हैं वो इससे, ये जो आपके 3 कानून हैं इनके समर्थन में है, उनकी सहमति से कानून हम लेके आए। इन्होंने, आपको मालूम होगा कि 20-25 दिन पहले भोपाल में एक किसानों का सम्मेलन बुलाया था जी, वहाँ के मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में जी, उसमें आपके देश के प्रधानमंत्री महोदय ने भी जाके स्पीच किया था जी। मैं अगर वो जो 12 संगठन वहाँ पे आए थे उनकी थोड़ी पृष्ठभूमि भी आप देखें जी, तो आपके सवाल का जवाब खुद मिल जाएगा जी। इसमें 1 मिनट में पढ़ के बता देता हूँ आपको जी। पहला उसमें था किसान संघर्ष समिति, जिसका ऑफिस नोएडा में है। इसकी रजिस्ट्रेशन 12 दिसंबर की है। ओके। किसान मजदूर समिति, इसका जो हेड ऑफिस है वो बागपत में है। इसका रजिस्ट्रेशन 24 दिसंबर को है। भारत 2020 में हुआ है। में भारतीय किसान संघ, इसका रजिस्ट्रेशन 28 दिसंबर का है। और हिंद मजदूर किसान समिति, जिसका हेडक्वार्टर कानपुर में है, इसका रजिस्ट्रेशन 20 नवंबर 2020 को हुआ है। मतलब आपका सीधा सीधा कहना ये है कि ये लोग नए हैं और ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसा? ये कल ही पैदा किए इन्होंने। ओके। इनको काउंटर करने के लिए कल ही पैदा किए हैं, पुरानी बातें नहीं है। और ये जो किसान जो बैठे हुए हैं, ये पीढ़ियों दर पीढ़ियों किसानों के लिए लड़ते आ रहे हैं। तो ये अपने आप, ये चीज़ें सारी ये मेरी बनाई हुई नहीं है। आप तो मीडिया के लोग हैं, आप तो बहुत करे थे, जा सकते हैं हर जगह, आप कहीं भी जाके देख ले, गूगल पे और कहीं जाके सर्च कर ले, ये फैक्ट्स और फिगर्स हैं। बल्कि पूरी फिगर्स नहीं है, ये पता लग जाएगा कि वे कौन लोग हैं, वे कौन से संगठन हैं जिसको वो कहते हैं कि वे लोग खुश हैं इन कानूनों के लिए। इनकी नीयत अपने आप साफ हो जाती है। दूसरी बात और देखिए, आप पहली बार हम देख रहे हैं कि इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, वो मुझे थोड़ी जानता है, आपको भी नहीं जानता है, वो अपने जजेस को जानता है कि भाई हमारा ये सिटिंग जज है, ये रिटायर्ड जज है, उनकी अध्यक्षता में, चाहे वो सिटिंग हो चाहे रिटायर्ड हो, कमेटियाँ बनाई जाती हैं और वे लोग इनकी सुनवाइयाँ करते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जिनके बारे में अब देखा जाए कि ये हैं कौन लोग, चाहे वो गुलाटी जी हैं, चाहे वो अशोक जी हैं, चाहे वो अनिल धनवत जी हैं, जो भी हैं, और अपने ये क्या नाम है जो मान साहब, भूपेंद्र सिंह मान जी, वो रिजाइन दे ही गए हैं। उनकी एक सरकारी कमेटी बना दी। मतलब वो भाजपा के हैं? वो 100% सरकार की कमेटी, वो सरकारी कमेटी है। पर वो तो मना कर रहे हैं कि हमारा सरकार से ऐसा कोई बात। आप ये बात देखिए, अगर वो मना कर रहे हैं तो उन्होंने जो इनके जो विकेट कीपर जो टीम बनाई थी, पहले आड़ा तो आपका जो बैट्समैन ओपनर तो पहली बॉल पे आउट हो गया। भूपेंद्र सिंह मान तो पहले दिन उसने देखा इतना विरोध होने लग रहा है, उसने उसकी अंतरात्मा देखा, तू कहाँ से जुड़ा हुआ है, तू कहाँ जा रहा है, तेरी मंजिल ही अलग हो गई है। उसने कह दिया भाई मेरे से गलती हो गई है, मैं इसको जो है प्रोलॉन्ग नहीं कर सकता, मैं रिजाइन देता हूँ और अपने घर चला जाता हूँ। दूसरे लोग भी किसी लालच में, किसी दबाव में सरकार के वहाँ बैठे हुए हैं, वो भी नहीं है, दिल से नहीं है, और वो कुछ कर भी नहीं पाएंगे। ऐसी कमेटी, वो तो ऐसा हाल हो रहा है, मैं बता दूं 1 मिनट में आपको, कि गांव में किसी नंबरदार ने किसी बेचारे किसान की ज़मीन पे कब्जा कर लिया। बोला जी मेरी ज़मीन पे कब्जा हो गया। बोला कोई बात नहीं, इलाज कर देंगे, कमेटी बना देते हैं। कमेटी में कौन कौन थे? एक तो नंबरदार की घरवाली, नंबरदार का साड़ा, नंबरदार की साड़ी, नंबरदार का छोरा, नंबरदार छोरे की बहू। वह कमेटी बनाई, बताओ क्या फैसला करेगी? सोचने बात है। नीयत देखो, सरकार की नीयत शुरू से आखिर तक बिल्कुल कुछ मार्क लगा हुआ है। बेशरम सरकार हो गई है, विदेशी सरकारों जैसा बिहेवियर है सरकार का। आज ये आप बहादुरगढ़ के रहने वाले हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं, यहाँ पर खिचड़ी सरकार है। आपको मालूम है कि 2 पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई है। तो जो जेजेपी के इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उप मुख्यमंत्री इस समय हरियाणा के हैं, उनका हमेशा से कहना रहता था कि मेरे दादा किसानों के मसीहा हैं और हम किसानों के हित के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। पर लेकिन वो आज आप लोगों के साथ कितना है, थोड़ा सा उनके बारे में बताएंगे। हाँ, देखिए, हमने चौरी देवलाल का समय भी देखा है,
चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का समय भी देखा है, अजय चौटाला का समय भी देखा है, और आज ये दुष्यंत चौटाला जो आज हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उसके साथ तो सब आप देख ही रहे। मजबूरी है दुष्यंत की भी आज। दुष्यंत सरकार को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि सरकार, ये जो बीजेपी की सरकार है, इसकी एक पृष्ठभूमि में आप देखोगे कि जो भी छोटी रीजनल पार्टियां हैं, इनकी मजबूरी है कि जो छोटी पार्टियां इनमें मिलकर सरकार बनाती है, वो पार्टियां इनमें मर्ज हो जाती है। अब जेजेपी का डून डाई की पोजीशन है बेचारे की, क्योंकि दुष्यंत चौटाला जी ये कुर्सी से दूर नहीं रह सकते बेचारे। इनको जो 10-12 एमएलए को बनाए रखने के लिए वो आगे नहीं, उनको एक टुकड़ा फेंकना था, इसको उप मुख्यमंत्री बना दिया और ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया महकमे दे दिए ताकि इसको कहीं ट्रैप किया जा सके। एक्साइज डिपार्टमेंट इसी महानुभाव के पास है, और आपने पता होगा कि लॉकडाउन में इतना बड़ा एक स्कैम हुआ है, करोड़ों रुपए की शराब जो पकड़ी गई थी, वो भी केस इसके खिलाफ, वो फाइल भी ऐसे रखी हुई है। जो दुष्यंत चौटाला लेफ्ट राइट जाने की कोशिश करता है, उसको फाइल दिखा दी जाती है कि मिस्टर ये फाइल है, और सब जानते हैं बीजेपी के बारे में। जिस तरह उसने सरकार छोड़ी, तो वो अपने बाप और दादा की तरह से वो जेल में जाने की उसकी संभावना पूरी है। वो बेचारा डर के मारा इस सरकार के साथ जुड़ा हुआ है। देश भक्त क्या मतलब उस आदमी को, तो उसको बिल्कुल कह देना चाहिए कि जिन लोगों की वोट से, उस ताकत से आप इस कुर्सी पे आके बैठे हैं। आपने अभी बात की कि हम शांतिपूर्वक इस किसान आंदोलन को आगे तक ले जाएंगे, परंतु कुछ किसानों का कहना है कि राजपथ में हम दिल्ली पे ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे 26 जनवरी को। तो क्या ये संभावना बनती है कि किसान वहाँ तक पहुँच पाएंगे? ये बिल्कुल एक खाम खा के रूमर है, गैर जिम्मेदारों लोगों की ये कही हुई स्टेटमेंट है। मैं देखिए आपके इस चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूं कि किसी भी जिम्मेदार आदमी इनको लेफ्ट राइट घूमता हुआ रोड पे, पता नहीं कितने सारे लोग यहाँ पे इन्होंने जो बैठे हुए हैं, जो इस सिस्टम को खराब करना चाहते हैं। लेकिन हमारे, क्योंकि इस संगठन को जो कुछ चला रहे हैं आंदोलन को, वो बहुत ही तजुर्बेकार और ईमानदार लोग हैं। 40 के आसपास जो जत्थेदार जो इसमें टॉक में शामिल होते हैं मंत्रियों के साथ, वे लोग हैं, वही फाइनल करते हैं, मतलब डिस्कस करते हैं अपने भविष्य को, देश के भविष्य को शांति बनाए रखने के लिए। ये जो आंदोलन चला हुआ है और जो लोग यहाँ पे शहीद हो रहे हैं, उस सबको ध्यान में रखते हुए अगला कदम लेते हैं। ऐसा बिल्कुल कोई प्रस्ताव नहीं है, इस तरह कोई संभावना नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं कि हम दिल्ली में राजपथ पे जाएंगे, हम राष्ट्रपति भवन का घेराव कराएंगे, हम प्रधानमंत्री कुर्सी पे जाकर बैठेंगे, हम पार्लियामेंट की कुर्सी पे जाकर वहाँ पे पार्लियामेंट चलाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आज तक ऐसा नहीं चाहते ये लोग। ये केवल अपना शांति प्रिय तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बस दिखा देना चाहते हैं कि हम देश के किसान, ये ट्रैक्टर जो खेतों में चलने चाहिए थे, इस पर तिरंगा झंडा लगा के और अंदर के जो रिंग रोड है उस पे अपना एक शांति प्रिय भारत माता की जय के नारे लगाते हुए, तिरंगा लहराते हुए और अपना चक्कर लगा देना चाहते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी कोई बात है तो ये खामखा की इस सिस्टम को गुमराह करने वाले कुछ शरारती लोगों की ये शरारत है। भैया जी, एक मेरा और प्रश्न है आपसे। आप देख रहे हैं कि इसको मोटा आज 2 महीने हो चुके हैं किसान आंदोलन को, पर लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभी तक कोई भी एक स्टेटमेंट नहीं है। तो इस पर लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, प्रधानमंत्री जी की अपनी एक पर्सनैलिटी है, इसके बहुत सारे काम रहते हैं प्रधानमंत्री महोदय को। ये छोटी सी बात है उनके लिए, कोई बात नहीं। 1,00,000, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख लोग बैठे हुए हैं, 80 के आसपास लोग मर भी रहे हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं। अच्छे देखो, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कहा था पीछे कि बच्चे यहाँ से चले जाएं, औरतें चले जाएं, बूढ़े चले जाएं, जवान रह जाएं, तो जवान क्या करेंगे? ताकि इन पे गोलियां चलाएं तो और तरह की, जैसे आपका जो इनको बचाने के लिए, जो हमारी इनको प्रोटेक्शन करने के लिए जो एजेंसीज बनी हुई हैं, वो दूर रह जाएं। क्यों? तो कहने के हो जाएगा ना, ये अगर गोली चलाएंगे, वाटर कैनिंग चलाएंगे, लाठी चार्ज करेंगे, आंसू गैस छोड़ेंगे, भाई बच्चे मारे गए, बच्चे को चोट लग गई, औरतें थे, बूढ़े थे, इससे बचने के लिए ये भी एक षड्यंत्र था। प्रधानमंत्री महोदय को और बहुत सारे काम हैं। पीछे अंबानी जी के वहाँ पोता हुआ था, पता होगा आपको, उसे खिलाने के लिए चला तो गया था, छोटा काम है। तो इस तरह के काम बहुत हैं आपके प्रधानमंत्री महोदय को। ये क्या काम उनके लिए? लोग मरते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इतिहास इन लोगों का दो, पीछे जाट आंदोलन है तो उसमें भी ऐसा हुआ था, उसमें भी सैकड़ों लोग लड़के जो शहीद हो गए थे, उसमें भी एक शब्द नहीं बोला था। प्रेस्टीज बनाता, ये जिद्दी आदमी है, ये राजा के लायक ही नहीं है, ये तानाशाह एक्चुअली।
ये तानाशाह है 100%। अच्छा, और ये इस तानाशाह व्यक्ति की एक अपने एक प्रवृत्ति होती है, उसकी प्रेस्टीज इतनी बड़ी होती है, उसमें जब देश भाग में जाओ, चाहे खंड में बदल जाओ देश, लेकिन वो अपनी जिद से नीचे नहीं आता। इसके लिए बैकग्राउंड पता होगा आपको। ये इनकी एक जोड़ी है, आपके प्रधानमंत्री महोदय और गृह मंत्री महोदय, इनकी जोड़ी थी मुख्यमंत्री महोदय और गृह मंत्री महोदय गुजरात सरकार। ये वही यहाँ पे आ गए हैं। उनकी बैकग्राउंड देख लो आप, पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। ये क्यों नहीं कहते, ये तो ऐसे कत्लेआम मचा देने वाले लोग हैं, इन्हें मजा आता है इन चीज़ों में। अच्छा, 2 दिन पहले की खबर है कि जैसे ही बाइडेन यूएसए के राष्ट्रपति बने तो उसके बाद वहाँ पर कुछ ऐसे लोगों की जांच पड़ताल चालू हो गई जो कि भाजपा से और आरएसएस से जुड़े थे। उन लोगों को बाहर निकाल दिया गया। कुछ इसके बारे में आपको नॉलेज है या उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखो जी, ये एक ऐसा संगठन है, ठीक है, इसके बारे में मतलब बहुत ज़्यादा बात तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन कहीं भी जाके कोई भी शरारत कर सकते हैं। ये केवल किसी प्रदेश या देश लेवल पे ही इस तरह की शरारत नहीं करते, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कहीं पे भी जाके ये अपना कोई भी गलत शरारत करके देश को बदनाम करने का काम कर सकते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय जो है, वो जो ट्रंप जो राष्ट्रपति थे आपके यूएसए के, इनके अच्छे दोस्त थे वे। उनकी जो प्रवृत्ति थी, पहली बार दुनिया के इतिहास में जो मौलिक है, जो पूरी जो कहता है कि भाई सारे दुनिया में जो हो प्रजातंत्र हो, डेमोक्रेसी हो, उसकी जन्मदाता कहता है आपको यूएसए को। अच्छा, उसमें किस तरह से घिनौनी वो जो घटना घटी है, जो है आने के बाद भी जो कुर्सी के चिप के बैठेगा, नहीं कुर्सी को नहीं छोड़ूंगा मैं बना रहूँगा, वो इसी का दोस्त है बहुत बढ़िया, उसके लिए वोट मांग के आया तो था ये। पर लेकिन दहिया साहब, आप कहीं ना कहीं आप भी यहाँ बहादुरगढ़ में रहते हैं और अपने नज़दीकी के लोगों को देखते होंगे। नज़दीकी लोगों का कहना होता है कि ऐसा प्रधानमंत्री पहली बार हमें मिला है, ऐसा प्रधानमंत्री हमें पहली बार मिला है, आज तक ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश को नहीं मिला। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जब एक नया ब्रांड आता है तो आदमी उसकी भी ट्राई कर लेता है। हाँ। भाई उसका ये बेटर हो। हाँ। लोगों ने पहले क्या था, मिलीजुली सरकार आती थी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आते थे उनके, 3 4 5 6 7 8 पार्टियाँ होती थी कि भाई हमारा ये मिनिमम प्रोग्राम है, आपका ये मिनिमम प्रोग्राम है, इन प्रोग्राम को लेकर सरकारें चलाई जाएंगी। उन टर्म कंडीशन से सरकारें चला करती थी। जब कोई काम नहीं होता था, उनके पास एक बहाना होता भी हमारे पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं है, तो हम ये फैसले नहीं ले सकते। तो लोगों ने अब की बार ये फैसला कर लिया, चलो इनका ये बहाना भी खत्म हो जाएगा। इनके मैनिफेस्टो में जो कुछ भी कहना चाहते हैं, इनके एब्सोल्यूट मेजोरिटी देते हैं और इनकी पूरी लोकसभा में इनको एब्सोल्यूट मेजोरिटी दे 303 के आसपास इनके एमपी बना के लोगों ने भेज दिया। लेकिन ये नहीं मालूम था कि ये सांप को दूध पिलाया जा रहा है। ऐसा लगता था ये कुछ करेगा, उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं, पुरानी सरकारों से भी लोग जो थके हुए थे, नए ब्रांड को अपने चेक करना चाहते थे। लेकिन ये इतिहास में मैं कहता हूँ कि किस तरह से ये आंदोलन पर इतिहास जब लिखा जाएगा और आगे आने वाली जनरेशन इतिहास को पढ़ेगी तो पता लग जाएगा कि नरेंद्र मोदी सबसे खराब प्रधानमंत्री देश का बना है और ये गलती होगी हमसे, और आगे से मुझे ऐसा लगता है कि ये गलती इस देश का जो वोटर वो नहीं करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज हम टीकरी बॉर्डर पर हैं और यहाँ पर लाखों किसान बैठे हुए रोड पर हैं, तंबू लगा के बैठे हैं, कोई अपनी ट्रॉली में है, उनके साथ माताएं और बहनें भी मौजूद हैं। परंतु कड़ाके की सर्दी है और इस सर्दी में उनके साथ सभी व्यवस्थाएं, कुछ जो संस्थान हैं, ऐसे डीपी दहिया जैसे लोग मौजूद हैं और उनका सहयोग करने में लगे हुए हैं। और ये बहुत अपने आप में बड़ी बात है। हमारे देश के प्रधानमंत्री और वर्तमान सरकार को सोचना भी चाहिए कि किसान इतने दिनों से हैं तो इसका कुछ ना कुछ हल निकालना चाहिए। मैं आपको एक बार इस किसान शहर को आपको दिखाना चाहता हूं, जो एक खाली जगह पड़ी रहती थी, आज वो किसानों में तब्दील है। आप इसको गौर से देखिए, चारों तरफ लाइटें दिख रही हैं, ट्रैक्टर हैं, ट्रैक्टरों के ऊपर एक अपने आप में लगे हुए झंडे हैं, तिरंगे हैं, उनके अपने अपने भगवा कलर के भी झंडे इस पर लगे हुए हैं। और जबकि ये एक निशान भगवा कलर का आरएसएस और भाजपा बताती है कि हमारा है, पर लेकिन किसान के साथ में भी ये चीज़ जुड़ी हुई है। इन किसानों के अंदर ऐसा कहीं भी महसूस नहीं देखने को मिल रहा है कि ये पाकिस्तानी और खालिस्तानी और ये बाहर से आए हुए लोग हैं और ये यहाँ पर कब्जा करना चाहते हैं। हम आए दिन खबरें देखते हैं और आप भी आकर एक बार इस चीज़ की पुष्टि करें और इन लोगों की जो समस्या है कि एमएसपी वापस ले लें और जिन लोग किसान भाइयों पर जो चार्ज लगाए गए हैं धाराओं के तहत वो वापस ले लिए जाएं और इस 3 कृषि कानून को वापस ले लिया जाए, जिसे कि किसानों की भाषा में 3 काले कानून बोला
गया है। धन्यवाद साथियों, मैं रमाकांत उपाध्याय। आज हम अपनी टीम के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे साथ में दिव्या और विवेक पांडे, सपना, इस चीज़ को दोबारा से बोलेंगे, ठीक है? नौ समाचार की टीम के साथ सपना, दिव्या और पांडे, हाँ नौ समाचार टीम के साथ, ठीक। डन सर। साथियों, आज हम पहुंचे हैं टिकरी बॉर्डर, आपको पता है, और हमने काफ़ी कवरेज किया है और आप भी इस चीज़ को बड़े गौर से देखिए। हमारी टीम के साथ ही मैं रमाकांत उपाध्याय और मेरे साथ सपना और दिव्या, विवेक पांडे के साथ। धन्यवाद।